तो हुलास और बड़गांव सहारनपुर में है। हुलास से हमको गेहूं की खेती के एविडेंसेस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आयरन से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो हैं एटा की अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा, मेरठ की आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और अल्लाहपुर। हम यहाँ पर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं क्योंकि GS 5 और GS 6 यूपी से रिलेटेड है। तो हम अपना जो भी स्टडी है, जो भी बातें हैं, वो यूपी तक सीमित रखेंगे। तो हम केवल उन्हीं साइट्स की यहाँ पर बात करेंगे, उन्हीं एविडेंसेस की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में मिली हैं। अतरंजी खेड़ा से मिले लोहे के जो हमको अवशेष मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, जब उनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर लोहे के जो औजार बनाए जा रहे हैं। अब इसके अलावा लखनऊ के पास एक जगह है दादूपुर, और लखनऊ के पास ही राजा नल का किला है। नमस्कार, यूपी बिजनेस फाइनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये PCS मेंस के GS पेपर 5 की सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश का जो प्री हिस्ट्री है उसको देखा था, और प्री हिस्ट्री से रिलेटेड जो साइट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को स्क्रिप्ट यानी कि लिपि के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा गया है। पहला पार्ट जिसको हम प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, ये वो काल होता है जिस काल में कोई लिपि नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। तो इस पीरियड का कोई भी रिटन लिटरेचर हमको मिलता नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमें जो भी एविडेंसेस हैं वो केवल पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। कोई भी लिटरेरी एविडेंस हमको इस पीरियड का नहीं मिलता। दूसरा पीरियड हमारा वो है जहां पर हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंसेस यानी कि साहित्यिक स्रोत भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिपि होती है और उस लिपि को पढ़ा भी जा सकता है। इस पीरियड को हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं और ये वैदिक काल से शुरू होता है। इसके अलावा एक और पीरियड है जिस पीरियड में लिपि है तो, स्क्रिप्ट है तो, लेकिन उस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है, डेसिफर नहीं किया जा सका है। तो अगर हमको ऐसे पीरियड में कोई लिटरेरी सोर्स मिलता भी है, कोई साहित्यिक या लिखित एविडेंस मिलता भी है, तो वो हमारे अभी तक किसी यूज का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस पीरियड की स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो वो पीरियड जिस पीरियड में स्क्रिप्ट है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, उसे प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ऐसे पीरियड की जानकारी के लिए हम केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पर ही डिपेंडेंट हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा एविडेंस हमारे पास है लिटरेरी तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। भारत में जो ब्रॉन्ज एज है यानी कि जो कांस्य युग है, उससे संबंधित एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ है जिसकी अपनी लिपि तो थी, और उस लिपि में, उस स्क्रिप्ट में हमको प्रचुर मात्रा में अभिलेख भी मिले हैं, मोहरें भी मिली हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और उस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो एक आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसा कि हम जानते हैं, एक शहरी यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी, जिसकी जो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था थी वो ट्रेडिंग, व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों किए जाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो मुख्यतः सिंधु यानी कि इंडस रिवर और घग्गर हक्कारा नदियों के दोआब के क्षेत्र में हुआ था। इस सभ्यता से रिलेटेड जितने भी साइट्स अभी खोजे गए हैं, उनमें से 80% जो स्थल हैं, 80% जो साइट्स हैं, वो इन्हीं दोनों नदियों या उनकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियों के तट पर ही बसे हुए थे। ये सिविलाइजेशंस अपनी टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन, अपनी मोहरों यानी कि सील्स और मूर्तियों के लिए जानी जाती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और जो भी हमको एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने एक्सट्रीम पर थी, अपने डेवलपमेंट के चरम पर थी, तब ये लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी, जो आज के भारत के एरिया के 1/3 है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी सिविलाइजेशन थी और कितने बड़े एरिया में ये सिविलाइजेशन फैली हुई थी। वैसे अगर देखा जाए तो इस सिविलाइजेशन की जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो पाकिस्तान और वेस्टर्न इंडिया में हैं, लेकिन इसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, पूर्वी विस्तार है, वो उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक मिलता है। अब इसलिए इस जो सिविलाइजेशन है इसके कुछ साइट्स हमको उत्तर प्रदेश में भी मिलते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पर यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं, क्योंकि GS 5 और GS 6 यूपी से रिलेटेड है, तो हम अपना जो भी स्टडी है, जो भी बातें हैं, वो यूपी तक सीमित रखेंगे। तो हम केवल उन्हीं साइट्स की यहाँ पर बात करेंगे, उन्हीं एविडेंसेस की बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में मिली हैं। उत्तर प्रदेश में इंडस वैली से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उनमें से एक है मेरठ में। मेरठ में आलमगीरपुर है, ऐसे ही सहारनपुर में हुलास और बड़गांव है, मुजफ्फरनगर में मांडी है,
बुलंदशहर में मानपुरा है, बागपत में सोनौली और बिजनौर में चांदीपुर। ये उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड साइट्स हैं। एक एक करके इनको देख लेते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस को पढ़ लेते हैं। आलमगीरपुर की अगर बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी यानी कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है, जो यमुना नदी की एक ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी हिंडन के तट पर मेरठ में स्थित है। इस साइट की खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। बेसिकली अगर बात करें तो जो आलमगीरपुर है ये इंडस वैली की, या अगर बोले तो बेसिकली लेटर हड़प्पन या उत्तर हड़प्पा साइट है। आलमगीरपुर में जब एक टीले की खुदाई करेगी तो वहां से सूती कपड़े के एविडेंसेस मिले, मनके के एविडेंसेस मिले यानी कि बीड्स मिली। इसके अलावा मोर, त्रिभुज और गिलहरी के चित्र वाली पॉटरी यानी कि मृदभांड भी हमको यहाँ से मिली है। यहाँ पर हमको ईंट से बने मकानों के एविडेंस भी मिले हैं, जिनमें इस्तेमाल की गई जो ईंटें हैं उनका जो डायमेंशन है, उनका जो साइज है वो 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का है। यानी कि ईंटों का आकार 30 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के आकार का है। आलमगीरपुर के बाद अगर हम बात करें तो हुलास और बड़गांव जो बेसिकली सहारनपुर में है, वो दो साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं जो यूपी में है। ये दोनों अगर हम बात करें तो हुलास और बड़गांव सहारनपुर में है। हुलास से हमको गेहूं की खेती के एविडेंसेस मिले हैं। इसके अलावा सिंधु जो सभ्यता है उसकी जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट का हमको एक ठप्पा यानी कि स्टैंप भी मिला है हुलास से। हुलास से मिट्टी के मनके, बीड्स, चूड़ियां, खिलौना गाड़ी, इसके अलावा ठोस ईंट और गारे से बने मकानों के एविडेंसेस भी मिले हैं। सहारनपुर के ही बड़गांव से भी हमको बीड्स यानी कि मनके मिले हैं, मृदभांड मिली है और कुछ और बर्तन भी सहारनपुर के बड़गांव से हमको मिले हैं। अगला हमारे पास और यूपी का जो साइट है वो है मुजफ्फरनगर की मांडी। मुजफ्फरनगर में जो मांडी है वहां से हमको बड़ी संख्या में सोने के सिक्के मिले हैं। और इतने सोने के सिक्के मिलने से और कुछ और एविडेंसेस के आधार पर जो इतिहासकार हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये मानते हैं कि जो मांडी है मुजफ्फरनगर का, ये सिंधु सभ्यता का टकसाल था। यहाँ पर इन सिक्कों को मिंट किया जाता था, इसलिए ये एक बात यहाँ पर आई कि ये मिंट हाउस रहा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है मांडी के बारे में कि यहाँ पर टकसाल मानी जाती है सिंधु सभ्यता की। एक नई खोज अभी हुई है सनौली की। सोनौली बेसिकली उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में है और यहाँ से हमको एक कब्रगाह यानी कि सिमेट्री मिली है, जिसे हड़प्पा सभ्यता की अंतिम ज्ञात कब्रगाह माना जाता है। सोनौली का जो पहला एक्सकेवेशन था वो 2005-2006 में किया गया था और ये एक्सकेवेशन डीवी वर्मा ने किया था। 2019 में इसका तीसरी बार एक्सकेवेशन किया गया, जो एसके मंजुल की लीडरशिप में किया गया था। और यहाँ से हमें कुल 116 कब्रें मिली हैं। और इतनी बड़ी संख्या में कब्रें मिलने के बाद इसे विश्व का सबसे विशाल प्राचीन कब्रगाह माना जाने लगा है ना। सिमेट्री कब्रगाह मतलब सिमेट्री माना जाने लगा है। यहाँ से कुछ महाभारत का जो एज है, महाभारत काल जो है, उससे संबंधित वस्तुएं भी मिली हैं। जैसे सुनौली से मिली एक कब्र में एक शाही योद्धा के ताबूत मिले हैं, दो ताबूत बेसिकली मिले हैं। इसके अलावा तांबे के दो रथ मिले हैं, लकड़ी के एक धनुष का हमको एविडेंस मिला है, तलवार मिली है, घोड़े के कंकाल, इसके अलावा ढाल और कवच जैसी और भी कई सारी चीजें मिली हैं जो एक योद्धा संस्कृति की तरफ इशारा करती हैं। सोनौली से जो मिला है थर्ड एक्सकेवेशन में। इसके अलावा बुलंदशहर के मानपुरा से भी हमको मन के चूड़ियां और खिलौने मिले हैं और बिजनौर के चांदीपुरा से भी हमको हड़प्पा जो काल है उससे संबंधित तांबे के बर्तन मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा इसके पैरेलल में एक और कल्चर डेवलप हो रहा था जिसको हम बोलते हैं चाल्कोलिथिक कल्चर। इतिहास को अगर देखेंगे तो इंडिया में जो ब्रॉन्ज एज कल्चर था यानी कि जो कांस्य युगीन सभ्यता थी, और जो चाल्कोलिथिक कल्चर था यानी कि ताम्र पाषाण कालीन कल्चर था, ये दोनों पैरेलल में चल रहे थे, साथ साथ चल रहे थे। जैसे अगर हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, और ब्रॉन्ज यानी कि जो कांसा होता है उसको बनाने में कॉपर और टिन का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो कांसा है, जो कांस्य है, वो तांबे और टिन की एक मिश्र धातु है यानी कि अलॉय है। और ये प्रमाण हमको मिले हैं, पक्के एविडेंसेस मिले हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस कांसे को बनाने के लिए जो तांबा लेके आते थे वो अपने पड़ोस के राजस्थान के इलाके में डेवलप होने वाली गणेश्वर जोधपुरा कल्चर के लोगों से प्राप्त करते थे। ये जो गणेश्वर जोधपुरा कल्चर है ये बेसिकली ये चाल्कोलिथिक कल्चर है।
और गणेश्वर जोधपुरा जो कल्चर, ये हड़प्पा सभ्यता का कंटेम्पररी था, समकालीन था। और हम जानते हैं, जैसा मैंने ही बताया, कि ये कांस्य सभ्यता ना होकर ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता थी। तो इससे ये साबित होता है कि एक तरफ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी थी, जो कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, और उसी के पैरेलल में हमारी एक ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता बहुत दूर नहीं, कुछ दूरी पर ही चल रही थी, डेवलप हो रही थी या डेवलप हो चुकी थी, जिसको हम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में हड़प्पा सभ्यता, जो कि एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी, उसके पैरेलल ही ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति यानी कि चालकोलिथिक कल्चर भी डेवलप था। इसको ध्यान रखिएगा। भारत में अलग अलग जगहों पर जो चालकोलिथिक कल्चर है, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, वो डेवलप हुई है। जैसे राजस्थान में गणेश्वर जोधपुरा है, इसके अलावा आहड़ भी है, और मालवा के इलाके में मालवा संस्कृति डेवलप हुई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी एक चालकोलिथिक कल्चर डेवलप हो, जिसको हम आज जोरवे कल्चर यानी कि जोरवे संस्कृति के नाम से जानते हैं, जहाँ की साइट्स इनाम गांव वगैरह फेमस है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इस चालकोलिथिक कल्चर की कुछ तांबे की हमको ह्यूमन फिगरिन्स यानी कि मानवाकृतियां मिली हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में एक जगह है मदनपुर, वहां से इस पीरियड की चालकोलिथिक कल्चर के एरा की 31 ह्यूमन फिगरिन्स यानी कि मानवाकृतियां पाई गई हैं। इतिहासकारों का यह अनुमान है कि मुरादाबाद के इस मदनपुर में इन तांबे की ह्यूमन फिगरिन्स को बनाने की जगह रही होगी, इनका निर्माण केंद्र रहा होगा, या इनकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर रही होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के मदनपुर का जो संबंध है वो किससे स्टैब्लिश हो रहा है? चालकोलिथिक कल्चर से स्टैब्लिश हो रहा है। तो चालकोलिथिक कल्चर का संबंध भी उत्तर प्रदेश की एक साइट से है, जो कि मुरादाबाद में मदनपुर में है। इसके अलावा अब हमको इस प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम आयरन एज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आयरन एज की शुरुआत वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से होती है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। आयरन एज का मतलब है जब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया, लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया। माना जाता है कि लोहे का जो सबसे पहला यूज है, सबसे पहला प्रयोग है, वो एशिया माइनर के इलाके से शुरू हुआ। एशिया माइनर वही इलाका है जिसको आज हम तुर्की के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक ट्राइब रहती थी, एक जनजाति रहती थी, जिसका नाम था हित्ती। तो यहाँ पर हित्ती नाम की इस जाति के लोगों ने 1300 बीसी के आसपास लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसी को लोहे का दुनिया का पहला इस्तेमाल माना जाता है। वैसे तो सारी दुनिया में लोहे के प्रयोग यानी कि जो यूज है, उसकी शुरुआत कॉपर एज यानी कि ताम्र युग के बाद हुई। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कॉपर एज के बाद कौन सा एज शुरू हुआ? आयरन एज शुरू हुआ। लेकिन भारत में थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, अलग अलग स्कॉलर्स की राय अलग अलग है। और इस जो डिफरेंस है ओपिनियंस में, इसका कारण भी है। अगर हम इंडिया में ही देखें तो नॉर्थ और साउथ में आयरन एज की शुरुआत का समय अलग अलग मिलता है। जैसे उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पर कॉपर एज के बाद आयरन एज शुरू होती है, और हमको इसके एविडेंसेस मिले हैं कि नॉर्थ इंडिया में पहले कॉपर एज आई, और कॉपर एज के बाद आयरन एज की शुरुआत हुई, यानी कि आयरन का इस्तेमाल कॉपर एज के बाद शुरू हुआ, खासतौर से लेटर वैदिक पीरियड में। वहीं दक्षिण भारत की अगर बात करें तो दक्षिण भारत में प्रमाण मिलते हैं कि वहां पर स्टोन एज यानी कि पाषाण काल के बाद ही आयरन एज शुरू हो जाती है। यानी कि पाषाण काल के बाद ही लोगों ने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक हमको ध्यान रखना है कि उत्तर भारत की अगर बात करें तो कॉपर एज के बाद आयरन एज की शुरुआत होती है, और साउथ इंडिया की बात करें तो आयरन एज जो है वो स्टोन एज के बाद ही शुरू हो जाता है, और कॉपर एज बीच में वहां पर नहीं है। भारत में वैसे तो बहुत सी चालकोलिथिक साइट्स से भी लोहे के अवशेष हमको मिले हैं, जो ये साबित करते हैं कि चालकोलिथिक पीरियड में भी लोहे का जो इस्तेमाल है थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भारत में, खास तौर से उत्तर भारत में, आयरन यानी कि लोहे के प्रयोग की शुरुआत पीजीडब्ल्यू सिविलाइजेशन यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर सिविलाइजेशन से हुई। पेंटेड ग्रे वेल सिविलाइजेशन को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और ये कहा जाता है कि लेटर वैदिक पीरियड के लोगों ने ही भारत में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू किया, और वो लोग लोहे को बेसिकली कृष्ण अयस या श्याम अयस के नाम से जानते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने लोहे के इस्तेमाल के आधार पर, आयरन एज की शुरुआत के आधार पर, और इस कंटेक्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया, अलग अलग जोन में बांटा है। जैसे प्रकाश और त्रिपाठी ने इसे 5 जोनों में बांटा है।
प्रकाश और त्रिपाठी ने जोन 1 में नॉर्थ वेस्ट इंडिया को रखा है, पाकिस्तान को भी उसी में शामिल किया है जोन 1 में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वही जोन 2 में उत्तर भारत के पीजीडब्ल्यू कल्चर यानी कि लेटर वैदिक पीरियड को रखा है और उससे संबंधित एरियाज को रखा है। जोन 3 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रखा है। जोन 4 में मध्य भारत के मेगालिथिक कल्चर यानी कि महापाषाण कालीन कल्चर को रखा है। और जोन 5 में पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के मेगालिथिक कल्चर यानी कि महापाषाणिक संस्कृति को रखा है। प्रकाश और त्रिपाठी के बाद चक्रवर्ती ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आयरन एज से रिलेटेड एरियाज के आधार पर 6 जोन्स में बांटा है। जोन 1 में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम के बलूचिस्तान को रखा है। जोन 2 में गंगा यमुना डिवाइड और अपर गंगा वैली को रखा हुआ है। जोन 3 में उन्होंने राजस्थान को रखा है चक्रवर्ती ने। जोन 4 में ईस्टर्न इंडिया यानी कि पूर्वी भारत को। जोन 5 में सेंट्रल इंडिया में मालवा और बरार को रखा है। जोन 6 में उन्होंने मेगालिथिक साउथ इंडिया या विदर्भ और दक्षिण भारत को रखा है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है अलग अलग स्कॉलर्स के द्वारा जो आयरन एज के हिसाब से उन्होंने की है। जैसा कि अभी मैंने ये बताया कुछ देर पहले कि साउथ इंडिया में लोहे का जो प्रयोग है वो गंगा घाटी और उत्तर प्रदेश के पहले शुरू हो गया था। लेकिन अब क्योंकि हमको ये टॉपिक बेसिकली जीएस पेपर 5 के कंटेक्स्ट में पढ़ना है, तो हम अपनी पढ़ाई को, अपने डिस्कशन के एरिया को यूपी तक ही सीमित रखेंगे। यूपी के बाहर को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये यूपी स्पेशल पेपर है। उत्तर प्रदेश में आयरन से रिलेटेड जो साइट्स हैं वो है एटा की अतरंजी खेड़ा और जखेड़ा, मेरठ की आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और अल्लाहपुर, बरेली में अहिछत्र, आगरा में बटेश्वर, इसके अलावा श्रावस्ती, कंपिल और लखनऊ और बेलन नदी घाटी के आसपास के इलाकों से भी 2nd सेंचुरी बीसी में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमको मिले हैं। लोहे के यूज का सबसे पुराना एविडेंस उत्तर प्रदेश में एटा के पास मौजूद अतिरंजी खेड़ा से हमें मिलता है। यहाँ से लोहे के हल का फाल मिलता है, लोहे को गलाने की भट्टियां और आयरन स्लैग। आयरन स्लैग क्या होता है? जब हम लोहे को रिफाइन करते हैं, लोहे को साफ करते हैं, तो जो गंदगी या अशुद्धि निकलती है उसको आयरन स्लैग बोला जाता है। तो लोहे को गलाने की भट्टियों और आयरन स्लैग के मिलने से इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर लोहे को गलाकर उसे रिफाइन कर कर उसकी ढलाई यानी कि कास्टिंग की जाती रही होगी। अतरंजी खेड़ा से मिले लोहे के जो हमको अवशेष मिले हैं, जो एविडेंसेस मिले हैं, जब उनकी केमिकल एनालिसिस की गई तो ये पता चला कि यहाँ पर लोहे के जो औजार बनाए जा रहे हैं उनको बनाए जाने में रॉट आयरन यानी कि पिटवे लोहे का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लोहे को कार्बराइज भी किया जाता था। लोहे को कार्बराइज करने का मतलब ये है कि लकड़ी के कोयले पर लोहे को रखा जाता था, जलते हुए लकड़ी के कोयले पर रखा जाता था, जिससे लोहे पर जो कार्बन कंटेंट है वो डिजायर्ड लेवल तक पहुंच जाए। इसको कार्बराइजेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि ये जो लोहे के लिए जो आयरन ओर लाते थे वो आगरा और ग्वालियर के बीच जो आयरन ओर से जो प्रचुर चट्टाने हैं वहां से लेके आते थे। तो आगरा और ग्वालियर से ये आयरन ओर लेके आते थे और उसका यूज करते थे लोहे को बनाने, लोहे को प्राप्त करने के लिए। अब इसके अलावा लखनऊ के पास एक जगह है दादूपुर और लखनऊ के पास ही राजा नल का किला है। वहीं इलाहाबाद में भी झूसी और प्रतापगढ़ के कोल्डीहवा से भी लोहे के अवशेष मिले हैं। तो लखनऊ का दादूपुर, राजा नल का किला और इलाहाबाद का झूसी और प्रतापगढ़ का कोल्डीहवा, यहाँ से भी हमको लोहे के अवशेष मिले, यानी कि ये जो साइट्स हैं ये भी आयरन एज से रिलेटेड मानी जा सकती हैं। वहीं चंदौली के पास एक जगह है मलहर। मलहर से भी हमको खेती में इस्तेमाल होने वाले लोहे के औजार मिले हैं, लोहे के तीर मिले हैं और भाले का अगला हिस्सा हमको, जो भाले के आगे जो नुकीला हिस्सा लोहे का लगता है वो मिला है। तो ये भी यहीं पर इसका जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश करता है। अब जब कॉपर एज के बाद, चालकोलिथिक एज के बाद जब लोहे का समय आया, लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो उस समय के मानव के पास एक ऐसी धातु मिली उनको जिसका वो बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, क्योंकि ये सस्ती होती थी, प्रचुर मात्रा में मौजूद होती थी और बहुत मजबूत होती थी और इसको अपने हिसाब से ढाला जा सकता था। तो यहाँ पर लोहे के जब आया तो उपकरणों के लिए जो धातु इस्तेमाल हो रही है, केवल उस धातु में परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि लोहे के आने से क्रांति आ गई और इसने जो सामाजिक आर्थिक विकास है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको बहुत बढ़ावा दिया। लोहे के आने से जो उपकरण है, जो इक्विपमेंट है और जो हथियार है, इनका विकास हुआ। बेहतर इक्विपमेंट बनने लगे, बेहतर हथियार बनने लगे। हल
कुल्हाड़ी और कुदाल जैसे सस्ते और मजबूत लोहे के जो औजार हैं इन्होंने कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर है उसकी एफिशिएंसी में काफी इंप्रूवमेंट की। किसान अब ज्यादा भूमि पर कृषि कर सकते थे। किसान अब उन उन फसलों को भी उगा सकते थे जिन फसलों को उगाना अभी मुश्किल होता था। वो सख्त जमीन पर भी जुताई कर सकते थे, प्लोइंग कर सकते थे, और इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा। जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, इसको बोलते हैं सरप्लस प्रोडक्शन। और जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ तो इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, व्यापार बढ़ा। और इसके बाद जब आर्थिक समृद्धि आती है तो जो जनपद होते थे छोटे छोटे, अब जब वो आर्थिक समृद्ध हुए तो उनका डेवलपमेंट हुआ और जनपदों से महाजनपदों की ओर अब इतिहास हमारा बढ़ने लगा। लोहे का जो यूज है वो केवल एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मजबूत और टिकाऊ लोहे के हथियारों ने जो वार है, जो युद्ध है, उसमें भी परिवर्तन लाया। राज्यों ने अब इन हथियारों के बल पर अपने क्षेत्रों का विस्तार किया, इससे भी व्यापार बढ़ा। और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है, जो कल्चरल आदान प्रदान है, उसमें इंप्रूवमेंट हुआ। तो अगर हम लोग देखें तो इस पीरियड में लोहे का ये जो यूज शुरू हुआ, इससे केवल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ, बल्कि इसे बहुत डीप सोशल इकोनॉमिक चेंज आया। और इसने कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ावा दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया, सामाजिक विकास को आसान बनाया। और अब एक मूवमेंट किया किधर की तरफ, जनपद से महाजनपद की तरफ, और दूसरे नगरीकरण की नींव डाली। तो ये हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था। पिछले वीडियो में जब मैंने आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड यूपी का पढ़ाया था तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आखिर आप इनको करके इनकी प्रैक्टिस करिए। उम्मीद है कि आपने उनको किया होगा। तो उनको लिखिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तभी फायदा होगा। केवल पढ़ने से फायदा नहीं होता है, जब आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग और हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, और बेटर आंसर राइटिंग वहां पर आप कर पाएंगे एग्जाम में, लिखने की प्रैक्टिस करने के बाद ही। लेकिन पढ़ने के बाद लिखना जरूरी होता है, पढ़े बिना अगर आप लिखेंगे तो फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है, इन टॉपिक से रिलेटेड भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 600 से 300 ईसा पूर्व मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ड्यूरिंग 600 टू 300 बीसी। एक और क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये दो प्रश्न हैं, इनको आप लिखिए, लिखेंगे तभी आप बेहतर एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो इतना रखते हैं यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।